पिछले वीडियो में हम लोग काफी सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स और उनका सेट्स के साथ रिलेशन देख चुके हैं और इस वीडियो में हम एक चीज कवर करना चाह रहे हैं जिसका नाम है बाई इम्प्लीकेशन। तो ये बेसिकली इम्प्लीकेशन का ही पार्ट है या इम्प्लीकेशन से ही आगे बढ़ता है, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करने जा रहे हैं। बिफोर दैट एक बार हम इम्प्लीकेशन को दोबारा से इंट्रोड्यूस कर देते हैं और उसके बाद हम आगे चलते हैं। जैसे कि हमने इम्प्लीकेशन में देखा था कि इम्प्लीकेशन प्रपोजिशंस को ज्वाइन करने के काम आती है, प्रपोजिशंस को कनेक्ट करने के काम आती है। और मान लीजिए कि आपके पास एक प्रपोजिशन है पी एक्स। प्रपोजिशन ये है कि x is a cloudy day, x is a rainy day, let's say rainy day। और दूसरी प्रपोजिशन है qx, x is a cloudy day। ये दो प्रपोजिशंस हैं और जब हम इनको इम्प्लीकेशन के द्वारा जोड़ते हैं तो हम पाते हैं पी एक्स इम्प्लाइज क्यू एक्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि रेनी डे, यदि कोई डे रेनी डे है तो वो क्लाउडी डे होगा, ये ट्रू है। लेकिन यदि हम कहते हैं कि यदि कोई डे क्लाउडी डे है तो वह रेनी डे होगा, यह आवश्यक नहीं है, ये आवश्यक नहीं है और इसलिए ये फॉल्स है। यानी कि क्लाउडी डे हमेशा रेनी डे नहीं होगा, लेकिन रेनी डे हमेशा क्लाउडी डे होगा। सो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स रहेगा और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ट्रू रहेगा। इसका क्या कारण है? यदि मान लीजिए कि हम एक सेट बनाते हैं P is a set that contains all the days। इसमें वो सभी दिन हैं। सभी दिन कैसे दिन है? जहां पर कि px ट्रू है, px प्रपोजिशन जो है वो ट्रू है, यानी कि ये सभी दिन हैं, वे दिन हैं ये जहां पर जिस दिन रेन हुई है। सो इट्स अ सेट ऑफ ऑल दी रेनी डेज। इसी तरीके से हम एक सेट बनाते हैं Q, और Q सेट क्या है? Q सेट है उन सभी डेज का सेट जिसमें कि क्लाउड्स हैं, यानी कि QX ट्रू है। और ऐसे डेज का सेट जो है हमने बना लिया। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि यदि ये क्लाउडी डे का सेट है यानी कि Q है, तो डेफिनेटली रेनी डेज इसके अंदर ही हो सकते हैं। जिस दिन क्लाउड नहीं होगा उस दिन रेन नहीं हो सकती। इस कारण से रेनी डेज का जो सेट है वो क्लाउडी डेज का सबसेट ही होगा। दूसरे तौर पे यदि देखें तो इसका क्या मतलब बनता है कि Q, और इसको हम यूं कह सकते हैं कि क्लाउड्स आर नेसेसरी, clouds are necessary for rain, or in a better words we can say for a day to be cloudy, is necessary for a day to be rainy। So if a day is cloudy, a day to be cloudy is necessary for a day to be rainy, right? यहाँ पर हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि क्लाउड्स होना एक आवश्यक कंडीशन है।
किसी दिन का क्लाउडी होना ये आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है? रेन होने के लिए, उस दिन को रेनी होने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। वहीं दूसरे एंगल पे यदि हम इसको रेनी डे के हिसाब से शुरू करें, तो यदि कोई रेनी डे है, इफ अ डे इज रेनी, इफ अ डे इज रेनी, then it is sufficient, then it is sufficient to say that it is cloudy, then it is sufficient to the day to be cloudy, to the day to be cloudy. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी दिन बरसात हो गई है, तो आपको कोई और एविडेंस नहीं चाहिए क्लाउड्स के पता करने का, यानी कि वो दिन क्लाउडी होगा ही होगा, राइट? सो नो मोर एविडेंस इज रिक्वायर्ड फॉर, since it is rainy, now no more evidence is required to declare that the day was cloudy. So no more evidence is required. And that's why we say sufficient. इसीलिए हम इसे पर्याप्त भी बोलते हैं, evidence is required. Sufficient मतलब पर्याप्त। तो रेन होना इस बात के लिए पर्याप्त सबूत है कि वह दिन क्लाउडी रहा होगा, ठीक है? लेकिन क्लाउडी होना यह आवश्यक है, यानी कि यदि क्लाउड हुए हैं, या फिर यूं कहें कि यदि किसी दिन क्लाउड नहीं हुए हैं, तो कोई संभावना ही नहीं है रेन होने की। सो फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, यदि कोई दिन क्लाउडी है, हम इसे कह रहे हैं कि इट इज अ नेसेसरी कंडीशन। क्लाउडी होना, किसी दिन का क्लाउडी होना नेसेसरी कंडीशन है रेनी होने के लिए। तो इसका यह मतलब भी निकाल सकते हैं कि यदि कोई दिन क्लाउडी नहीं है, इफ द डे इज नॉट क्लाउडी, इफ द डे इज नॉट क्लाउडी, then there is no possibility of rain, then there is no possibility of rain. ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि यदि आपके, बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि क्लाउड होना इसके लिए आवश्यक है। यदि क्लाउड नहीं है तो कोई और दूसरी ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती जिसके कारण से रेन हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्लाउड होना आवश्यक कंडीशन है, क्लाउड नहीं है तो रेन नहीं हो सकती। और यदि रेन हो चुकी है तो ये सफिशिएंट है ये कहने के लिए वह दिन क्लाउडी था। उसके अलावा या उससे अधिक हमें कोई एविडेंस की, कोई सबूत की जरूरत नहीं है कि वह दिन क्लाउडी था या नहीं था। तो यहाँ पर हम दो चीजों का मतलब समझ पा रहे हैं, एक सफिशिएंट का और एक नेसेसरी का। तो ये दो शब्द हम कई बार यूज करते हैं जब हमें थ्योरम्स लिखनी होती हैं, तो हम कई बार यूज करते हैं कि समथिंग इज नेसेसरी फॉर समथिंग एल्स और समथिंग इज सफिशिएंट फॉर समथिंग एल्स। तो इसका मतलब यहीं से निकल के आता है, यानी कि आप यदि वेन डायग्राम से देखेंगे या पी इम्प्लीकेशन क्यू से देखेंगे तो आप इसे नेसेसरी और सफिशिएंट को अपने हिसाब से एडजस्ट करके समझ सकते हैं। यदि मान लीजिए कि कभी हमें प्रूव करना पड़ जाता है कि सेट ए जो है ये सेट बी के बराबर है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम जनरली ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड B is a subset of A, ये चीज हम प्रूव करते हैं। B is a subset of A, ये चीज प्रूव करते हैं, जो कि इक्विवेलेंट है किस बात के? क्योंकि हम देख चुके हैं कि P implies Q जो होता है वो A सबसेट B के इक्विवेलेंट होता है। तो somehow we can write this thing in this form: X belongs to A implies X belongs to B, बिकॉज यही एक प्रपोजिशन है जो ए के करस्पॉन्डिंग चल रही है, ठीक है? सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो यहां पर सबसेट जो है वो एनालॉगस है इम्प्लीकेशन के,
ए जो है वो हमारा एनालोगस है x बिलोंग्स टू ए के, तो हमने लिखा x बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू बी। अब ये दूसरी कंडीशन के लिए हम लिख रहे हैं, ये वाले पार्ट के लिए। सो मैं इसका थोड़ा सा कलर आपको चेंज करके दिखाता हूँ। सो अब हम इसके लिए लिख रहे हैं ये वाला पार्ट, राइट। और इसका क्या मतलब है, x बिलोंग्स टू बी यदि है तो x a में बिलोंग करेगा ही करेगा, ठीक है। जहां हमने a सबसेट b की डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ a हैज टू बी इन b, तो यहाँ पर हम दो बातें कह रहे हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ a इज इन b एंड एवरी एलिमेंट ऑफ b इज इन a, एंड दैट्स हाउ वी से दैट a इज इक्वल्स टू b। हर एक एलिमेंट a का b में होना चाहिए और हर एक b का एलिमेंट a में होना चाहिए, यानी कि वो सभी एलिमेंट जो a में है वो b में होंगे और जो b में है वो a में होंगे। और इसी तरीके से हम इसको यहाँ पर भी लिख रहे हैं, कोई भी x यदि a में है तो वह b में होगा ही होगा, यानी कि इस वाली चीज के कारण से जो हमारी पिक्चर बनेगी, यदि हम इसको ग्रीन से अंडरलाइन करते हैं तो इस वाली पिक्चर के करस्पॉन्डिंग हमारी जो सेट्स में पिक्चर बनेगी वो ऐसे होगी, ये ए सेट है और ये बी सेट है। और यदि हम इसकी बात करें तो इसका हमारे पास में क्या बनेगा, इसके लिए इसके करस्पॉन्डिंग यदि हम ब्लू के करस्पॉन्डिंग x बिलोंग्स टू b इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a की बात करें तो इसका जो हमारे पास वेन डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यदि ये दोनों चीजें एक साथ सच हैं तब क्या होगा, a बराबर b होगा, यानी कि a और b दोनों ही सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो द सेम थिंग is represented by A and B. So both A and B are here. So this is A as well and B. Both are there. So यही चीज प्रूव करने के लिए हम ये दो implication साइंस को प्रूव करते हैं। दूसरे शब्दों में हम इसे ये भी बोलते हैं X in A is necessary and sufficient for X in B, right? X का A में होना नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी है X के B में होने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको परखते हैं। इसको एक और तरीके से हम बोलते हैं और वो हम ये बोलते हैं कि ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं X बिलोंग्स टू A बाई इंप्लाइज X बिलोंग्स टू B। ये बाई इंप्लीकेशन का साइन है, मैं आपको बाई इंप्लीकेशन का साइन दोबारा बना के दिखा देता हूँ, शायद थोड़ा सा विजिबिलिटी में नहीं आ रहा होगा। X बिलोंग्स टू A बाई इंप्लाइज X बिलोंग्स टू B। इस चीज को हम इफ एंड ओनली इफ भी बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ, और इस चीज को ही हम IFF से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से ये होता है। अब हम एक प्रपोजिशन लेके देखते हैं जिसमें कि हमें ये सिचुएशन दिखाई दे। हम एक चीज कह सकते हैं X Px is a statement and we are writing that Px is a statement that X is even and Qx is a statement that X is divisible by 2. X is divisible by 2. ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हैं, यानी कि यदि x इवन है तो वो डिविजिबल बाय 2 होगा और यदि x डिविजिबल बाय 2 है तो वो x इवन भी होगा।
सो इस केस में हम ये कहते हैं P implies Px by imply Qx, because if Px is true then Qx is true, and if Qx is true then Px is true. So in that sense, the truth table of by implication is this one. If this is true, this is true, this is true. If this is true, this is false, this is false. If this is false, this is true, this is also false. And if both of them are false, then also this is true. So if x is not odd, if let's say you are taking x to be 3, x is 3, then x is not even, and hence x is not divisible by 2, right? So 3 is not divisible, 3 is divisible by 2, false, 3 is even, false. But the statement P by implies Q is true, right? Similarly, if you take P, if you are saying that something is even but it is not divisible by 2, then this statement will be false. If somehow this happens, if Px is false and Qx is true, or Qx is false or Px is true, in that case the statement will become false. Else, if both of them are true or both of them are false, then we say that by Px by implies Qx.